बच्चे लास्ट टाइम हमने अमाइंस के अंदर जो टॉपिक कवर किया था उसके अंदर इंट्रोडक्शन आईयूपैक, उससे होते हुए हमने जो बेसिसिटी थी, बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ थी जो नॉर्मल में और एक्वा स्टेट में दोनों के लिए डिस्कस की थी। और उसी के बेसिस पे हमारा ये वाला लास्ट टॉपिक खत्म हुआ था, जिसमें हमने बेसिसिटी इन एक्वस स्टेट के अंदर प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉल्वेशन, इन सारों को इफेक्ट को कंबाइन करके 2-1-3 जो और 2-3-1 ये वाला रिलेशन समझा था। 2-1-3 हमारा किसके लिए था? जो कौन से वाले थे बच्चे? जिसके अंदर एल्काइल ग्रुप छोटा था। 2-3-1 किसके लिए था? जिसके अंदर हमारे पास एल्काइल ग्रुप ज्यादा बड़ा हो गया था। तो दोनों के अंदर वो ध्यान रखना, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2-1-3 और 2-3-1 दोनों केसेस में कॉमन है, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास एल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। बिल्कुल डन है। आज का अपना जो टॉपिक है बच्चा वो है अराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया। अराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया में देखो होता क्या है बच्चा, NH2 group is directly attached to benzene ring. The lone pair of electrons gets delocalized inside the benzene ring. Thus, it is less available for protonation, and therefore aromatic amines या aniline are weaker bases than ammonia. सिंपल बात है। क्या समझ में आया बच्चा? देखो हम क्या बात कर रहे थे कि अमोनिया अगर जो है यहां पर कहानी क्या आती है कि अगर सिंपल अमोनिया की बात करें, बेंजीन के साथ अटैच है, अगर बेंजीन के साथ NH अटैच है, नाइट्रोजन अटैच है, तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट कर सके या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके, है ना, यही होता है ना, जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट करेगा वो लुईस बेस रहेगा, जितना आसानी से वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उतना वो ब्राउन-स्टीड-लॉरी बेस रहेगा, यही रहता है। तो जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शेयर करेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन जैसे ही वो बेंजीन के साथ अटैच होता है, तो बेंजीन के केस में क्या रहता है? बेंजीन के केस में वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डीलोकलाइज्ड हो जाता है। डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस के अंदर लूप में फंस जाता है। हम सबको पता है ये वाला पार्ट कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाइट्रोजन के और बेंजीन वाले जो कार्बन उसके बीच में एक बार डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड के फिर वो शिफ्टिंग होनी शुरू होती है जिससे कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता रहता है। अगर ऐसा होगा तो वहां वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर नीचे आ जाता है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, फर्दर किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रिड्यूस हो गई है, हेंस बेसिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो अपने पास एरोमेटिक अमाइंस है, जो हमारे पास एरोमेटिक अमाइंस है या एनालाइन जिसका कॉमन नेम है, दे आर वीक बेसिस देन अमोनिया। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें परेशानी? फिर इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनालाइन, electron releasing group like CH3, OCH3, NH2 increases the basic strength, and electron withdrawing groups like NO2, X, COOH decreases the basic strength. अब देखो इन चीजों पे बहुत ध्यान देना, इस चैप्टर में से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इस टाइप के आएंगे जहां बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज करने के लिए पूछा जाएगा या उनको जस्टिफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो हर जगह पे हर फैक्टर पे ध्यान दो। यहां पर बोला गया कि सब्स्टिट्यूटेड एनालाइन है। सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बेंजीन रिंग है जिसके साथ NH2 लगा हुआ था उसके साथ एक और बेंजीन रिंग के साथ कोई ग्रुप अटैच हो गया। अब यहाँ पे दो तरह के ग्रुप है, एक कौन सा है बच्चा हमारे पास? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और एक कौन सा है हमारा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी बेंजीन रिंग पे धक्का मारेगा, जिसके थ्रू होते हुए रेजोनेंस के थ्रू या डीलोकलाइजेशन के थ्रू नाइट्रोजन के ऊपर भी अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज कर जाएगा। होगा कि नहीं? अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन के पास छोड़ रहा है, बेंजीन के थ्रू होते हुए नाइट्रोजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के नाते उनको खींच रहा है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। नाइट्रोजन के पास जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा अच्छी प्रोटोनेशन करवा पाएगा वो, इतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। लेकिन अगर कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग जाए बेंजीन पे, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लग जाए, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, जैसे कि हमारे पास NO2 हो गया, हेलोजन हो गया, COH हो गया, ये क्या करेंगे? ये बेंजीन के पास से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेंगे। अगर बेंजीन के पास से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेंगे तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इवेंचुअली नाइट्रोजन के पास से रिड्यूस कराएंगे, और नाइट्रोजन के पास से जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी उतनी ही उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। क्लियर बात है ये? तो ये ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए। फिर है एल्काइलेशन। अमाइंस अंडरगो एल्काइलेशन और रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स। देखो इथाइल अमाइन है, इथाइल ब्रोमाइड, तो इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा?
डाइइथाइल अमाइन। हुआ क्या बच्चे, देखो सीधी कहानी होती है भाई, जो हमारे पास अमाइन में हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटके अल्काइल ग्रुप उसके साथ अटैच हो जाएगा, CH3CH2NH, HBr अपना सेपरेट हो गया। ऐसे ही डाइइथाइल अमाइन है, डाइइथाइल अमाइन को CH3CH2Br के साथ रिएक्ट करा है तो HBr अलग निकल जाएगा, नाइट्रोजन के साथ जो ये इथाइल ग्रुप है वो जाके अटैच हो जाएगा, तो ये ट्राइइथाइल अमाइन हमारे पास फॉर्म हो जाता है। क्लियर है? कंडीशन नहीं है जैसे किसी कंडीशन में होता है, कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो नॉर्मली डालेंगे तो भी आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, बहुत ज्यादा कुछ है तो माइनर से टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। क्लियर है ये? तो हमारे पास ये क्या है, ट्राइइथाइलमाइन बना, HBr सेपरेट आउट हो गया। ट्राइइथाइलमाइन को फर्दर अगर CH3CHBr के साथ रिएक्ट करेंगे तो CH3CH2 4N पॉजिटिव Br, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये सॉल्ट बन जाता है। क्लियर है? फिर आता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री अमाइन इनटू क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। हम क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 से 3, 3 से 4, जो क्वाटरनरी तक जब हम कन्वर्ट करें उस प्रोसेस का नाम है हमारे पास ये हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। क्लियर है? बार बार यही कर रहे हैं, हाइड्रोजन हटके अल्काइल के एडिशन कराते जा रहे हैं उसमें। फिर है बच्चा एसाइलेशन। देखो एसाइलेशन ग्रुप में हमारे पास क्या रहेगा, एसाइलेशन में एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस react with acid chlorides, anhydrides and esters by nucleophilic substitution reaction. This reaction is considered as replacement of hydrogen atom of NH2 or NH group by acyl group. This reaction is known as acylation. सीधा सा एल्काइलेशन में क्या था, हाइड्रोजन हटके एल्काइल ग्रुप लग रहा था, एसाइलेशन के अंदर एसाइल ग्रुप लग जाएगा, यही रहता है। तो हमारे पास जैसे R नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड और एक लोन पेयर है, ये हमारे पास एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड के अंदर से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और हमारे पास जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रही है, इंटरमीडिएट में ध्यान से देखो हो क्या रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आके इस कार्बन के साथ अटैक करेगा तो इसकी रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड गया ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? अब नेगेटिव आ गया, यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे, वो सेम एज इट इज है, नाइट्रोजन पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिलीज करेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये हाइड्रोजन के साथ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो नाइट्रोजन पे आ जाएगा, यहां से H और यहां से Cl मिलकर HCl फॉर्म करा लेंगे। वापस से जैसे इसका पॉजिटिव हटा, यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड गया तो ये वापस इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन के साथ बॉन्ड वापस से मतलब डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो गया। क्लियर है? प्रोसेस समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? ध्यान दो फिर से, हमारे पास जिस टाइम पे नाइट्रोजन ने यहाँ आके कार्बन के ऊपर अटैक किया है तो कार्बन, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था ही, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन है, तो डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो रहा था जिसपे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके आएगा अपना। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब आया तो नाइट्रोजन पे बना पॉजिटिव चार्ज, उसके स्टेरिक हिंड्रेंस के मतलब एक तरह से ये कह सकते हो कि उसके इन्फ्लुएंस में आकर ये जो ऑक्सीजन है ये वाला डबल बॉन्ड हट गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहां गया बच्चा, देखो जो डबल बॉन्ड होना चाहिए था उस वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन पे आया तो यहां आया। अब सिंस यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसने हाइड्रोजन के साथ वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने पास शेयर कर लिया, यहां पे है ना, यहां पे आएगा। अब यहां पे आने के बाद यहां से हाइड्रोजन रिलीज हुआ, यहां से ये क्लोरीन रिलीज होगा, HCl बना लेगा, जैसे ही HCl फॉर्म हुआ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड वापस यहां से यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, यहां क्लोरीन हट गया और वहां से वो हाइड्रोजन हटके HCl बनके सेपरेट आउट हो जाएंगे, यहां से नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो हट जाता है। यानी ये बीच का एक प्रोडक्ट बना, ये तो इंटरमीडिएट कहते हैं ना इसे। हाँ ठीक है, ये बात समझ में आ गई है बच्चे। तो इसको हम कहते क्या है, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, क्योंकि अमाइड जो है नाइट्रोजन के साथ में ये अपना COR वाला जो ग्रुप लगा हुआ है वो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोजन के साथ। अब आता है बच्चा बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन में क्या रहेगा, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग C6H6 C double bond O C group in a molecule by treating amine with benzoyl chloride in the presence of base is known as benzoylation। क्या हो रहा है, देखो ये है हमारे पास मिथेन अमाइन, बेंजोइल क्लोराइड के साथ हमने इसे रिएक्ट कराया तो होगा क्या, CH3NH, एक हाइड्रोजन हटेगा, यही था ना जैसे एल्काइलेशन में क्या था, ये वाला जो कार्बन वाली पूरी चेन होती है ये आके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन हट गया और COC6H5 आके अटैच हो जाता है नाइट्रोजन के साथ, HCl सेपरेट आउट हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बच्चा, ये जो हमारे पास है इस प्रोसेस का नाम है अपने पास बेंजोइलेशन।
बेंजोइलेशन ऑफ अमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH इज नोन एज स्कॉटन, ये बाउमन रिएक्शन। क्लियर है ये बच्चा? ठीक है, ये सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें क्या है, बेंजोइलेशन है बेसिकली। हम रिएक्शन समझ में आ गया। बाय नेम रिएक्शंस में से ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बेंजीन है एनालाइन, ठीक है, बेंजीन अमाइन, एनालाइन के साथ हमने बेंजोइल क्लोराइड को रिएक्ट कराया एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, तो क्या हो रहा है, एन फिनाइल बेंजीनमाइड बन गया। एन फिनाइल बेंजीनमाइड समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन के पास अटैच हाइड्रोजन हट जाएगा, ये CH5ClO, ये मतलब अपना जो ये वाला पार्ट है C6H5CO, ये वाला पूरा पार्ट आके हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस कर देगा। जो एक हाइड्रोजन निकला, इधर से क्लोरीन बचा, वो HCl अपना सेपरेट आउट होगा। समझ में आ रहा है? हर बार यही हो रहा है, चाहे एल्काइलेशन है, चाहे एसाइलेशन है, चाहे कुछ भी आ रहा है, वो क्या रहा है, नाइट्रोजन के पास वाला हाइड्रोजन हट जाता है, और जो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट हमें कराना है, वहां पे जो हेलोजन है बस उसके साथ वो जाके अपना सिंपल से एसिड फॉर्म करेगा, HCl बना रहा है, और जो भी बाकी पार्ट है वो सारा का सारा नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाता है। क्लियर है बच्चा? फिर आता है कार्बोलामाइन रिएक्शन। प्राइमरी अमाइंस ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड form isocyanide or carbylamine which have foul smell. This reaction is called carbylamine reaction. सीधा साधा रिएक्शन है। और isocyanide test. These reactions are used to test primary amines. फिर से समझो बच्चे, है क्या प्राइमरी अमाइंस के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, कार्बाइलामाइन रिएक्शन में प्राइमरी अमाइंस, स्पेसिफिकली प्राइमरी अमाइंस, इसीलिए ये टेस्ट की तरह यूज किया जाता है कि प्राइमरी अमाइंस की डिटेक्शन कैसे होगी। प्राइमरी अमाइंस को अगर हम हीट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ एंड इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दे फॉर्म आइसोसाइनाइड्स और ये अपना कार्बाइल अमाइंस विच हैव फाउल स्मेल। तो अगर हम कभी भी अमाइंस को क्लोरोफॉर्म और इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करें और फाउल स्मेल बन जाए, मतलब प्राइमरी अमाइंस है। सेकेंडरी और टर्शियरी वाली ये टेस्ट नहीं देंगे। इसीलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बाइलामाइन रिएक्शन ऑफ और आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्योंकि आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो रही है वहां पे। एंड दीज रिएक्शंस आर यूज्ड टू टेस्ट प्राइमरी अमाइंस। सॉर्टेड है बच्चा? इन जनरल RNH2 अमाइंस विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH अगर हीट किया तो एल्काइल और अराइल आइसोसाइनाइड बना लिया, 3KCl + H2 हमारे पास बाय प्रोडक्ट में निकल गए। मिथाइल अमाइन था CHCl3, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ हमने हीट किया तो मिथाइल आइसोसाइनाइड की हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है। हर बार यही रह रहा है, एनालाइन है, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट किया, हीट किया हमने तो फिनाइल आइसोसाइनाइड बन गया। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक do not give this test, hence this test is used to distinguish 1 degree amine from 2 and 3 degree. इंपॉर्टेंट हो गया, लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हीट के नीचे लिख लो। मेन है कि CHCl3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हमारे पास रिएक्ट करेगा। क्लियर बात है बच्चा ये? ठीक है, तो ये 1 डिग्री अमाइंस ही सिर्फ ये टेस्ट को देंगे। अब आता है अगर 1 डिग्री आ गया तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश कैसे करें। 1 डिग्री तो हमें पता चल गया, 1 डिग्री हमारे पास आइसोसाइनाइड टेस्ट देंगे, लेकिन 2 और 3 के लिए क्या देखें। देखो पहले रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस रिएक्ट डिफरेंटली विद नाइट्रस एसिड। प्राइमरी अमाइंस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, when aliphatic amines react with nitrous acid, diazonium salt are formed which being unstable liberate nitrogen gas quantitatively and alcohols. क्या हो रहा है, अगर हम प्राइमरी अमाइंस की बात कर रहे हैं, when aliphatic amines react with nitrous acid, diazonium salts are formed which are being unstable liberate nitrogen gas quantitatively and alcohols. समझ में आई ये बात? क्या किया, अगर अपने पास प्राइमरी अमाइंस है, हमने इनको किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड HCl, तो हमारे पास RN2Cl नेगेटिव ये फॉर्म हुआ। ये क्या होता है हमारे पास, ये जो हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है ये हमारे पास है क्या बच्चा, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल है, वाटर की प्रेजेंस में एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है और साथ में नाइट्रोजन गैस लिबरेट कर देता है। क्लियर है? जहां नाइट्रोजन गैस निकल गई मतलब सीधा सीधा वो क्या है हमारे पास, प्राइमरी अमाइंस का केस था नाइट्रस एसिड के साथ। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस आल्सो रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर दैट इज 273 to 278 केल्विन टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट। और फर्दर वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारे पास, जैसे एनालाइन है,
NaNO2 प्लस 2HCl के साथ हमने इनको 273 278 केल्विन पे माइल्ड टेम्परेचर पे हीट किया, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन है, NaCl निकल गया और वाटर निकल गया। Secondary amines react with nitrous acid to form a yellow-green oily layer of N-nitrosoamine. This reaction is also called Lieberman-nitrosamine test. ये किसके लिए? स्पेसिफिकली सिर्फ 2 डिग्री के लिए। जो सेकेंडरी अमाइन होंगे वो नाइट्रस एसिड के साथ एक ग्रीन ऑयली लेयर ऑफ एन नाइट्रोसोअमाइन की देंगे वो। क्लियर है ये? तो हमारे पास सबसे इजीएस्ट मेथड है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को जज करने का। क्या है? सिर्फ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराते जाओ। 1 डिग्री होगा तो नाइट्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है और NaOH बेसिकली हमारे पास एल्कोहल की फॉर्मेशन करा रहा है। जो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है वो लिबरमैन टेस्ट बनाएंगे, वो ग्रीन ऑयली लेयर ही बना लेंगे, वो लिबरमैन नाइट्रोसअमाइन टेस्ट देंगे। जैसे ये है हमारे पास 2 डिग्री, नाइट्रोजन के साथ एक बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, नाइट्रस एसिड के साथ हमने रिएक्ट कराया, वाटर रिलीज हुआ और ये एक ग्रीन कलर की लेयर हमें मिल जाती है एन नाइट्रोसो एन मिथाइल एनालाइन, दैट इज येलो ऑयल लिक्विड। क्लियर है? ग्रीन येलो का ये हमारे पास मिलेगा। टर्शरी अमाइंस में क्या रहेगा? टर्शरी अमाइन रेडली डिसॉल्व इन नाइट्रस एसिड फॉर्मिंग क्रिस्टलाइन ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइल। हमने क्या किया? टर्शरी अमाइन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो वो ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइल बना लेगा सीधा सा। ठीक है? वो एकदम से उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। क्लियर बात है बच्चा? ये नाइट्रोजन लिबरेट हुई, अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई नाइट्रस एसिड के साथ, मतलब प्राइमरी, ग्रीन येलो लेयर बन गई है मतलब हमारे पास सेकेंडरी है, और अगर वो डालते ही सीधा डिसॉल्व हो गया इसका मतलब वो टर्शरी है। क्लियर है? ये पता चल रहा है? अब रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। प्राइमरी अमाइंस व्हेन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दैट इज Hinsberg reagent, it yields N-ethyl benzene sulfonamide. Hydrogen attached to nitrogen is strongly acidic due to the presence of strong electron withdrawing sulfonyl group and hence it is soluble in alkali. क्या बात कर रहे हैं बच्चे? प्राइमरी अमाइंस को जब हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सल्फोनाइल ग्रुप जो रहता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहां पर वो क्या करेगा? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाई पोलैरिटी क्रिएट कर देगा जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करा देगा। ठीक है? तो यहां हम यही बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास जिस टाइम पे हमने प्राइमरी अमाइंस को रिएक्ट कराया सल्फोनाइल क्लोराइड्स के साथ, इट यील्ड एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड और हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन इन स्ट्रांगली एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सल्फोनाइल ग्रुप एंड हेंस इट इज सॉल्युबल इन एल्कलाइड्स। क्लियर है ये? अब देखो ये हमारे पास क्या था? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है? हमने अमाइन के साथ रिएक्ट कराया बेंजीन अमाइन के साथ, तो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन गया विच इज सॉल्युबल इन एल्कलाइड। डन है? फिर है सेकेंडरी अमाइन व्हेन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इट यील्ड्स एन डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। सिंस इट डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू नाइट्रोजन, इट इज नॉट एसिडिक एंड हेंस इट इज इनसॉल्युबल इन एल्कलाइड। क्या कर रहे हैं? पहला हमने किया था नाइट्रस एसिड के साथ, दूसरा हम किसके साथ कर रहे हैं? अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड्स के साथ। अब अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट कराते हुए जब प्राइमरी अमाइंस की बात आई तो प्राइमरी अमाइंस के अंदर नाइट्रोजन जहां पे मतलब हमारा जो मेन वो अटैच था जहां पे, उसमें हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से वहां पर नाइट्रोजन जो है उस हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज करा पा रहा है। जो सल्फोनाइल ग्रुप है वो क्या कर रहा है बच्चे? इसके अंदर देखो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, ये नाइट्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेगा तो इस हाइड्रोजन का रिलीज होना बहुत आसान हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी प्राइमरी वाले में। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी तो बेस के अंदर इजीली सॉल्युबल रहेगा वो, है ना? यही रहेगा। तो ये इजीली सॉल्युबल था। लेकिन अगर सेकेंडरी अमाइन की मैं बात करूं, सेकेंडरी अमाइन को जिस टाइम पे हमने रिएक्ट कराया है तो एन डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बना। इसके अंदर जो हमारे पास ये फॉर्म हो रहा है एन डाइइथाइल सल्फेन, ये अपना जो बेंजीन डायमाइड, इसमें दोनों में देखो कहीं भी नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा, कोई एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं आएगी, हेंस दे आर इनसॉल्युबल इन बेसिस। क्लियर है? प्राइमरी वाले सॉल्युबल थी, सेकेंडरी वाले इनसॉल्युबल है।
यहां पर हमारे पास जो एन एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है, दे आर इनसॉल्युबल इन एल्कलाई. टर्शियरी अमाइंस डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड एट ऑल. सीधी बात है, पहले वाला रिएक्ट करेगा, बेस में सॉल्युबल होगा. दूसरे वाला, सेकेंडरी वाला रिएक्ट करेगा लेकिन बेस में सॉल्युबल नहीं होगा. टर्शियरी वाला बिल्कुल भी रिएक्ट करेगा ही नहीं. ठीक है बच्चे, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, कौन सा वाला? टर्शियरी के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखो ना, जिस टाइम पे अब रिएक्ट करा रहे हैं, हाइड्रोजन को ही तो रिप्लेस करके वो चीज लग रही है. टर्शियरी वाले में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो रिप्लेस कैसे करोगे? रिएक्ट नहीं करेगा. क्लियर है? अब आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपने पास क्या रहेगा? इन एनालाइन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. बचे शांत. In aniline, electron density at ortho and para position with respect to NH2 group is high. Therefore, this group act is ortho and para directing and a powerful activating group. ये पार्ट समझना. यहां पर जो पैरा डायरेक्टिंग है या ऑर्थो डायरेक्टिंग है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं. क्या बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी आएगा जो आके अटैक करेगा. इनलाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू NH2 ग्रुप इज हाई. NH2 के पास हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. रेजोनेंस के अंदर जिस टाइम पे वो घूमता है नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो हर बार हमें पता ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, मेटा पे कभी नहीं आता. तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आके हमेशा कहां अटैक करेगा? हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. तो therefore this group is ortho and para directing and a powerful activating group. सबसे पहला बचा हेलोजिनेशन, दैट इज ब्रोमिनेशन. हेलोजिनेशन में ब्रोमीन की एडिशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. एनालाइन ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर फॉर्म्स 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनालाइन. क्या हुआ? ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन की एडिशन हो गई है. क्लियर है ये? तो ये हमारे पास क्या आ गया? यहां पर ब्रोमिनेशन हो गई है, Br2 के साथ हमने रिएक्ट कराया, तो जो जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन थी वहां पे ब्रोमीन की एडिशन हो गई है. डन है बच्चा? इसको क्या कहते हैं? हेलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन. इन ऑर्डर टू गेट मोनो हेलोजिनेटेड डेरिवेटिव, क्योंकि ये तो तीनों जगह पे लग गया, हमें सिर्फ अगर एक लगाना है. द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप वाज कंट्रोल्ड बाय एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड देन हेलोजिनेशन इज कैरिड आउट. क्या करा रहे हैं? पहले NH2 की एक्टिवेटिंग पावर को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि वो किसी एक ही साइट को एक्टिवेट करे जहां पे आके डायरेक्ट हेलोजन या ब्रोमीन आके अटैक कर सके. आफ्टर हेलोजिनेशन द एसिटाइल ग्रुप इज रिमूव्ड बाय हाइड्रोलिसिस. क्या करा रहे हैं? देखो एनालाइन है, हमने CH3CO ट्वाइस O के साथ रिएक्ट कराया CH3COH के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या हुआ? ये इंटरमीडिएट बना एन फिनाइल इथेनामाइड एसिटेनालाइड. अब Br के साथ रिएक्ट कराया तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे? एक पैरा पोजीशन पे और एक ऑर्थो पोजीशन पे माइनर प्रोडक्ट. पैरा वाला मेजर और ऑर्थो वाला हमारा माइनर प्रोडक्ट बना. अब ये जो ऊपर एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास, इसकी हमने क्या करा दी? हाइड्रोलिसिस करा दी. हाइड्रोलिसिस करा दी तो वो वहां से रिमूव हो जाता है और 4 ब्रोमो एनालाइन दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट और 2 ब्रोमो एनालाइन माइनर प्रोडक्ट की तरह मिल जाता है. क्लियर है? पक्का? ये मोनो हेलोजिनेशन के लिए हमने किया. अदरवाइज जैसा हमने देखा था, अगर ये नहीं करेंगे तो वो दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच हो जाता है. मोनो हेलोजिनेशन के लिए पहले हमें NH2 की स्ट्रेंथ को थोड़ा रिड्यूस करना, उसके बेसिकली एक्टिवेटिंग पावर को थोड़ा रिड्यूस करना पड़ता है. डन है? फिर आता है द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन ऑफ एसिटेनालाइड इंटरैक्ट्स विद ऑक्सीजन एटम ड्यू टू रेजोनेंस. ये रहेगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां आएगा, उसी के अंदर जो हमने अभी देखा था. इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर चला गया ऑक्सीजन वाला. अब N पॉजिटिव और O के ऊपर नेगेटिव आ गया. अगर N के ऊपर पॉजिटिव आ गया है, उसका लोन पेयर हट गया है, तो वो बेंजीन के ऊपर एक्टिवेटिंग करी, मतलब उस तरीके से कर ही नहीं पाएगा जितना उसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट अदरवाइज था लोन पेयर के साथ. Hence the lone pair of electrons on nitrogen is less available for donation to benzene ring by resonance. Therefore, activation effect of NHCOCH3 group is less than that of amine group. Sorted है? पता चल रहा है ये वाली बात कि जिस टाइम पे हमने उसको, देखो मेन है हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई हमने जब एक्टिवेटिंग ग्रुप पावर उसकी रिड्यूस करी, रिड्यूस कराते हुए हमने क्या कराया था? एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड हेलोजिनेशन इज कैरिड आउट. पहले उसकी हमने एसिटाइलेशन करी. एसिटाइलेशन कराने से जो ये बना हमारा इंटरमीडिएट,
इसमें ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां शेयर हो जाता है, जिसकी वजह से बेंजीन के ऊपर रेजोनेंस के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होता और एक्टिवेटिंग पावर उसकी रिड्यूस हो जाती है। ठीक बात है। फिर हमारे पास आता है बच्चा नाइट्रेशन। इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, aniline or nitration gives a mixture of ortho, para and significant amount of meta nitroaniline. Aniline is a protonated to form aniline ion which is meta directing group under strongly acidic medium. क्या बोल रहे हैं? एनालाइन है, HNO3 या H2SO4 के साथ हमने पायरिडिन के प्रेजेंस में रिएक्ट करा है 288 केल्विन पे, तो पैरा नाइट्रो एनालाइन बना एज अ मेजर प्रोडक्ट, मेटा वाला बन गया एज अ माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, और 2% हमारा बना ऑर्थो नाइट्रोएनालाइन। डन है ये। अब बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन विद एनहाइड्राइड, द रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड एंड ओनली पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव एज अ मेजर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। क्या किया? NH2 को फिर हमने एसिटाइलेशन कराई इसकी, सेम वही पायरिडाइन के प्रेजेंस में, तो एसिटाइलिन बना हमारा इंटरमीडिएट HNO3 H2SO4 के साथ। अब फर्दर रिएक्ट कराएंगे तो NHCO CH3 NO2, ये हमारे पास पैरा नाइट्रो एसिटाइलाइड बना। ये कब बना? जब हमने पहले उसकी वो अपना एसिटाइल के साथ हमने रिएक्ट करा दिया था। अब इसको रिमूव करना है तो इसको क्या करो, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, इसमें से ये वाला बाकी पार्ट हट जाएगा और ये मेजर प्रोडक्ट पैरा नाइट्रो एनालाइन हमारे पास मिल जाता है। ठीक बात है। फिर अपने पास आता है बच्चा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या रहेगा? एनालाइन व्हेन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स एनालियम हाइड्रोजन सल्फेट which on heating with H2SO4 at 455 and 475 Kelvin forms para ammonia benzene sulfonic acid, that is sulfonanic acid। ये क्या एनालाइन था हमारे पास, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड के साथ हमने रिएक्ट कराया तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्मेशन हो गई अपने पास। ठीक है, अब फर्दर रिएक्ट करा तो क्या हुआ? देखो वहां से ये अनस्टेबल था, इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था, NH3 बच गया और ये ज्विटर आयन बन गया। ज्विटर आयन पता है क्या होता है? ज्विटर आयन के अंदर जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। ज्विटर आयन फर्दर NH2SO3H सल्फेनालाइन एसिड की फॉर्म में स्टेबलाइज हो जाता है। क्लियर? ये हमारे पास क्या होता है बच्चा? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के बाद अब देखो ज्विटर आयन बताया हुआ, सिर्फ द आयन विच कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड आल्सो कंटेन एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप ऑन द सेम मॉलिक्यूल इज नोन एज ज्विटर आयन। जैसे यहां पे NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव दोनों थे। ठीक है, फिर आता है एनालाइन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, दैट इज एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 and the Lewis acid which is used as catalyst. As a result, nitrogen of aniline acquires positive charge and hence act as a strong deactivating group for further reaction. क्या बात करिए यहाँ पे हमने कि जो एनालाइन है वो फीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। फीडल क्राफ्ट में क्या था? एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये दोनों ही ये रिएक्शन नहीं कराएगा ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एनहाइड्रस। क्योंकि याद है उसमें हम करते क्या थे? एसिटाइलेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 करा रहे थे, तो उस एनहाइड्रस के साथ जो एनालाइन है वो रिएक्ट करा देगा, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट कराएगा द ल्यूइस एसिड व्हिच इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन ऑफ एनालाइन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन। क्लियर है? जो हमने कैटलिस्ट डाला उसी के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाएगा तो फर्दर एल्काइलेशन होगी ही नहीं उसकी। समझ में आया? इसके अंदर बचा हमारे पास है डाइजोनियम सॉल्ट। देखो नेमिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, इसमें अपने पास क्या रहेगा? डाइजोनियम सॉल्ट्स में क्या? देखो डाइजोनियम सॉल्ट्स आर रिटन एज Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव, वेयर R राइल ग्रुप है, X क्या रहेगा? आयन कैपेबल, मतलब कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और HSO4 नेगेटिव एंड BF4 नेगेटिव। द N2 पॉजिटिव ग्रुप इज कॉल्ड डाइजोनियम एंड जैसे C6H5N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जगह जगह पे जहां पे भी नाइट्रोजन के रिएक्शन हो रहे थे हमने देखा था कि वो डाइजोनियम सॉल्ट बना रहा है बीच में। इट इज नेम्ड एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड C6H5N2 plus HSO4 negative is known as benzene डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये पूरा मिल गया। इसमें प्रिपरेशन में क्या रहेगा? देखो
जो अपने पास C6H5NH2 एनलाइन है सीधा सा, NaNO2 के साथ HCl की प्रेजेंस में हमने हीट किया, तो हमारे पास C6H5NNCl प्लस NaCl प्लस H2O निकला। अब there is a need to add excess acid in diazonation reaction in order to maintain proper acidic medium for the reaction and to prevent the combination of diazonium salt formed which with the undiazonated, ये अपना जो बेसिकली जो पहले वाला जो हमारे पास अमाइन था उसके साथ फर्दर रिएक्ट नहीं कराना, तो हम क्या डालेंगे, एक्सेस में एसिड डाल देंगे, वो डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन करवा देगा। क्लियर है, ये हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है बच्चा। डाइजोनियम सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज इन सॉलिड स्टेट दे एक्सप्लोड। ठीक है, सिर्फ हम उसको कैसे प्रिपेयर करें, एक्वस फॉर्म में। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास क्या, देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड and readily soluble in water. It is stable in cold but react with water when warmed. It also decomposes easily in dry state. देखो, डाइजेनियम सॉल्ट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसको छोड़ना नहीं है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है कुछ। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज वाटर इनसॉल्युबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। सिर्फ प्रॉपर्टीज और कुछ नहीं, सिर्फ याद करने वाला पार्ट है ये बेंजीन क्या। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखें, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस फॉर्म एरीन डाइजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम इन सॉल्यूशन ओनली एट लो टेम्परेचर। द स्टेबिलिटी ऑफ एरीन डाइजोनियम आयन इज ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, यहां पर क्या है, ये जो हमारे पास डाइजोनियम बना है इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते जाएंगे उतना ही ये स्टेबल होता जाएगा। क्लियर है बच्चा, इसके यही रिएक्शन है हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड के। हमारे पास पहला Cu2 पॉजिटिव H3PO2 और वाटर के प्रेजेंस में हमने रिएक्ट कराया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो क्या बना, बेंजीन अलग निकल गया, नाइट्रोजन हमारे पास सेपरेट आउट हो गया। ठीक है, और हमारे पास H3PO3 और HCl सेपरेट आउट हुआ। एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया, इथेनॉल के साथ, तो हमारे पास बेंजीन निकला, नाइट्रोजन निकला, HCl प्लस CH3CHO। CuBr या HBr के साथ रिएक्ट कराया तो ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है, नाइट्रोजन लिबरेट हो रहा है। नाइट्रोजन हर केस में आ रहा था, बस हमारे पास जो एज अ सेपरेट प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग निकल के आ रहा था। ये डाइजोनियम सॉल्ट के डायरेक्ट रिएक्शंस हैं बच्चे, ये याद कर लेना, इनके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्ट ही आएगा। इसके अलावा डाइजोनियम सॉल्ट में से बहुत डेप्थ में कुछ और नहीं पूछने वाला है। इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म। हर बच्चे को इस चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन रीड करना है। डाउट्स के साथ मिलते हैं।